नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से भूगोल में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था जो पुस्तक है उसको पिछले लेक्चर के साथ हमने शुरू कर दिया था। आज हमारा जो पहला चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर है और आज हम ढेर सारी बातें जो करने वाले हैं इस लेक्चर में वो सारी एग्जाम यूज है, समझने के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है वो चर्चाएं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। मतलब जनसंख्या घनत्व जो बार बार हमारे सामने आ रहा है, बार बार जिसका नाम हम ले रहे हैं, ये जनसंख्या घनत्व है क्या, सबसे पहले इसको समझेंगे। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो किस प्रकार से, किस क्षेत्र में कितनी है। पहले तो हमने ये जाना था कि जनसंख्या की जो गणना है वो किसने शुरू की थी, कब शुरू की थी, उसके बाद कब प्रॉपर वे पर जो है जनगणना होने लगी, और वर्तमान में जनगणना जो आयुक्त है वो कौन है, विवेक जोशी का नाम हमने याद किया था। ये पिछले लेक्चर की बात है। आज के इस लेक्चर में हम दो बिंदु को लेकर चलेंगे, जिसमें पहला हमारा घनत्व होगा और दूसरा जनसंख्या की वृद्धि होगी। दोनों को बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही मस्त तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। लास्ट तक बने रहना है, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा आज। आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो जनसंख्या जो घनत्व है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी इनका मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, क्या कह रहे हैं हम, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व। जैसे पूरे विश्व के जो लोग होते हैं, जैसे भारत का मुझे जन घनत्व निकालना है तो भारत में कितने लोग हैं उसमें भारत के क्षेत्रफल का भाग दे दूंगा, बस इतनी सी बात है। जो औसत आता है पर किलोमीटर के हिसाब से वो ही क्या कहलाएगा, भारत का जन घनत्व। समझ गए, जिसे हम जनसंख्या घनत्व भी कह सकते हैं। तो यहां बात ऐसे कैसे लग रही है, प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे इकाई मतलब 1 किलोमीटर में निवास करने वाले मतलब रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो हमारा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसको और डिटेल से अगर हम समझे तो कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं जिसे आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या घनत्व। क्या पढ़ रहे हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। जनसंख्या घनत्व सबसे पहले तो प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में देखा जाता है, में देखा जाता है। यानी 1 किलोमीटर में कितने जाता है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इस आधार पर हम किसको देखते हैं, जनसंख्या घनत्व को। इसमें क्षेत्रफल को आधार माना जाता है, क्षेत्रफल को आधार मानकर आंकड़े। कैसे माना जाता है, किसी भी भौगोलिक इकाई को हम मान लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी राष्ट्र है या कोई भी क्षेत्र है, जैसे कि मान लो कुछ लोग कानपुर में रह रहे हैं, यूपी का कानपुर, या कानपुर में कुछ लोग रह रहे हैं। माना कि पूरे कानपुर में 1000 लोग हैं, कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं। और कानपुर जो है उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है कानपुर में जो लोग कितना है, 1000 है। तो ये तो क्या हुई, जनसंख्या हुई कानपुर की, क्या हुई, जनसंख्या। और कानपुर जो है वो पूरा माना कि 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 10 किलोमीटर में। तो इसका जैसे ही हम भाग देंगे तो हमारे सामने आंकड़ा निकल कर आ जाएगा कि कानपुर का जो है जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व कितना है। यहाँ तक बात हमें समझ में आ रही है, ठीक है। किसको आधार माना है हमने, क्षेत्रफल को आधार माना है। दूसरा प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे सामने निकल कर आ जाता है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे राजस्थान के एक जैसलमेर शहर की हम बात करें, जैसलमेर शहर, वहाँ आप दूर दूर तक जाओ मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देता, बहुत कम मानव रहते हैं, इसलिए वहाँ बहुत कम लोग दिखाई देते हैं।
जैसे वहाँ आप 1 किलोमीटर चल जाओगे तो अमूमन 10, 12, 15, 20 लोग देखने को मिलेंगे। किसी किलोमीटर में आपको 50 देखने को मिल जाएंगे, किसी में 20। तो एवरेज जो वहाँ का क्षेत्रफल है और वहाँ की जो जनसंख्या है उसका औसत प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जब हम निकालते हैं तो 17 व्यक्ति आते हैं। कितने व्यक्ति आते हैं? 17 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना हुआ जैसलमेर का? 17। ठीक 17 और एक जगह है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ का भी कितना है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का भी जो जनघनत्व वो कितना है? 17 व्यक्ति। कितना है भाई? 17 व्यक्ति। तो ये कुछ आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आंकड़ों पर और चर्चा करेंगे अभी डिटेल से हम, लेकिन जनसंख्या घनत्व की जब भी बात हो जाए तो वहां क्षेत्रफल कितना है और कितने लोग रह रहे हैं इसके आधार पर एक औसत निकाला जाता है, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसकी सटीक परिभाषा क्या हो सकती है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या या जनघनत्व कहलाती है। यहां तक बात हमें समझ में आ जाती है। अब इसको पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व में पूरे विश्व में कौन प्रथम है। भारत में तो हम देखेंगे पूरे विश्व में कौन प्रथम है और पूरे विश्व में कौन सबसे नीचे है। तो एक देश पड़ता है जिसका नाम है मोनाको। क्या नाम है? मोनाको। यूरोपीय देश है ये मोनाको। ये जो मोनाको देश है यहाँ का जनघनत्व है 26,000। कितना? 26,660 व्यक्ति पर किलोमीटर। 26,660 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, ठीक है भाई, हम समझ गए इस बात को। कितना है? 26,660 व्यक्ति पर किलोमीटर। 26,660 व्यक्ति पर किलोमीटर। अब समझ में आ रहा है? 26,660 व्यक्ति पर किलोमीटर। किस देश में? मोनाको में। एक देश पड़ता है जिसका नाम है मंगोलिया। क्या नाम है? मंगोलिया। बड़ी अच्छी बात है इसकी, यहाँ कोई जनसंख्या का ज़्यादा फैलावड़ा नहीं है, सबसे कम है जनसंख्या में। क्या है ये? सबसे कम। और यहाँ मात्र 2 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है पर किलोमीटर में? 2 व्यक्ति। ये पर किलोमीटर आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, जिसे हम क्या कहते हैं? औसत निकाला जाता है क्षेत्रफल के आधार पर लोगों का, जन मतलब लोगों की संख्या का, उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये कुछ देश, ये तो क्या है? सबसे ज्यादा वाला है, सबसे ज्यादा, और ये सबसे कम। तो 2 क्षेत्र मैंने भारत के लिए, जो भारत में तो टॉप पे नहीं है, लेकिन मैंने ये बताया कि कितना अंतर है। जैसे आप दिल्ली बॉम्बे जाएंगे तो अभी हम आंकड़े देखेंगे कि 12, 13, 15 हजार तक लोग पर किलोमीटर में रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसलमेर तो बिल्कुल मरुस्थल है, मिट्टी का क्षेत्र है, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है। वहाँ आपको एक सम क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे वनस्पति का एक तिनका भी देखने को नहीं मिलेगा, लावण के लागे बरबूटियों तक देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो वो क्षेत्र ही ऐसा ही है। तो वहाँ अंग्रेज वगैरह आया करते हैं, जब शीतकालीन मौसम होता है तो कुछ ठंडा हो जाता है वो उस समय, बालू मिट्टी जो होती है वहाँ की, तो वहाँ टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आया करते हैं। तो ये जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व उनका पर्टिकुलर जो खुद का है वो बहुत कम है। कभी लोग आते हैं, आप्रवास करते हैं वहाँ के, और फिर वो चले जाते हैं, तो उत्प्रवास आप्रवास होता रहता है। लेकिन वास्तव में जो लोग वहाँ रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व में गिना जाता है, जो परमानेंटली। कोई पर्यटक आया है तो उसको इंक्लूड इसके अंदर नहीं किया जाता। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होता है ये भारत में जनसंख्या घनत्व। भारत की बात करना है ये तो ठीक है, मोनाको और जो मंगोलिया है वो हमने देख लिया, अरुणाचल प्रदेश जो है उसको देखा हमने, जैसलमेर का देखा हमने, और हमने ये जाना कि जनसंख्या घनत्व क्या है। लेकिन अब जो हम बात देख रहे हैं वो भारत में जनसंख्या घनत्व की और डिटेल से बात देख रहे हैं। 2011 में जब भारत की जनगणना की गई, आप सब जानते हैं कि लॉर्ड मेयो जो है उन्होंने लगभग 1872 के आसपास भारत में जनगणना की शुरुआत की। उसके बाद लॉर्ड रिपन आए 1881 में, और उन्होंने जो है और विस्तारित रूप से, सुचारू रूप से जनगणना करना शुरू किया। 1872 में जो जनगणना हुई वो पर्टिकुलर आधे क्षेत्र की थी, पूरे भारत की नहीं थी। लॉर्ड मेयो ने जो करवाई थी, और ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड मेयो, उन्होंने जो जनगणना कराई उसके अंदर हमने ये देखा कि पूरे भारत की जो जनसंख्या है वो मात्र 12.1 करोड़ ही थी।
लेकिन जैसे ही लॉर्ड रिपन ने कराई तो उन्होंने पूरे क्षेत्र के लगभग अधिकतर क्षेत्रों को, भारत के क्षेत्रों का उन्होंने गणना का जो मामला है वो कराया और उस समय 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या के आंकड़े थे। 1881 से सुचारू रूप से जनगणना होने लग गई और अब तक लगभग 16 बार के आसपास जनगणना हो गई। लास्ट जनगणना भारत की जो है वो 2011 में हुई, कोविड की वजह से जो 21 की जनगणना होनी थी 2021 की, वो अभी तक हुई नहीं। हमारा आयुक्तालय जो जनसंख्या महारजिस्ट्रार ऑफिस के अध्यक्ष या हेड या आयुक्त जो है विवेक जोशी जो है इस कार्य में लगे हुए हैं, बहुत जल्द कराएंगे वो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आप समझ गए होंगे कि पूरे भारत में जितने लोग रह रहे हैं उसके अंदर क्षेत्रफल जो भारत का है उसका भाग आप दे दीजिए तो आपके सामने 382 का आंकड़ा आएगा। तो भारत का जनघनत्व वर्तमान में कितना है? 382, 382, बस याद रखना। राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत विषमताएं पाई जाती है। किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र जैसे शहर में, बॉम्बे बड़े शहर आ जाते हैं तो वहाँ का ज्यादा होगा। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ का नहीं होगा। तो जनसंख्या घनत्व किसी शहर का ज्यादा हो जाता है जहाँ लोग ज्यादा है, और जहाँ लोग कम है उस राज्य में जनसंख्या घनत्व कम दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ही हमने अभी चर्चा की जैसलमेर के साथ अरुणाचल प्रदेश की। बिहार में यह घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। पूरे देश का 382 है, लेकिन बिहार का अकेले का कितना है? 1106। अब आपको बात समझ में आ रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि पूरे भारत का जब जनसंख्या घनत्व 382 है तो बिहार उससे आगे कैसे है? यहाँ बिहार का ही आंकड़ा लिया गया है, पूरे भारत का यहाँ नहीं लिया गया है। बिहार का जो आंकड़ा है उसकी जितना जनसंख्या है उसके अंदर वहां के क्षेत्रफल का जब भाग देते हैं तो लोगों की भीड़ जो है ज्यादा नजर आती है। उसका औसत निकल आता है 1106 व्यक्ति। और जब बिहार जैसे कई राज्यों को जोड़कर पूरा भारत बनता है, उसके जितने लोग हैं उनके अंदर जब पूरे भारत के क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो वो राज्य भी शामिल हो जाते हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व तो कम है, इसलिए पूरे देश का कम आ जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अकेला बिहार का इतना है तो भारत का तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कम भी तो है, तो वो भी साथ में होते हैं जब पूरे देश का निकालते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ना उलझे। जनसंख्या घनत्व लोगों की संख्या प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसकी संख्या का औसत निकाला जाता है, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बिहार का कितना है आप याद रखें, अरुणाचल प्रदेश का 17 और बिहार का 1106 है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 860 व्यक्ति। मैंने कहा ना, मैं उम्मीद पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे जब कह रहा था कि केरल मध्यम जनसंख्या वालों में आ रहा था, तो मैंने कहा इससे हम अच्छा एक्सेप्ट करते हैं, इससे अच्छी उम्मीद करते हैं, है ना। तो देखो प्रायद्वीपीय भारत में केवल केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक 860 है, जबकि यहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है, फिर भी कितना है? 860 है। तमिलनाडु 555, 555 है ना, पंजा है ना, का दूसरा स्थान है। तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। पहला जनसंख्या घनत्व में किसका है? केरल का। वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, एजुकेशन ज़्यादा है, इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। दूसरा तमिलनाडु का आता है। पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ये क्या कह रहे हैं? पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों की जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत की जो जनसंख्या है वो कम देखने को मिलेगी। किसमें? इसके अंदर। ये देखो क्या कह रहा है, पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी और पूर्वी, ये हमारा उत्तर और ये हमारा पूर्व, और इस क्षेत्र को हम कहेंगे उत्तरी पूर्वी। ये जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी, ये जो उत्तरी पूर्वी हमारा क्षेत्र है, इसमें भारतीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। यानी ये जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र में हमारा जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है, 7 सिस्टर आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ कम है क्योंकि विपरीत परिस्थितियां हैं, पहाड़ है, पहाड़ों में लोग रहना पसंद तो करते हैं, लेकिन इतने पहाड़ है कि सुख सुविधाओं को वहाँ दे पाना मुश्किल है, इसलिए ये क्षेत्र जो है थोड़ा संदिग्ध टाइप है, इसलिए लोग रहना। पर्यावरण की विपरीत दशाएं हैं। डाकू रहते हैं नागालैंड में। कौन रहते हैं? डाकू रहते हैं। मध्य प्रदेश
भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत में मध्य का दर्जा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी मध्य प्रदेश में ना ज्यादा है ना अधिक है, मध्य का मामला रख रखा है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश से नीचे हम जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ती हुई नजर आती है, ऊपर जाते तो कम नजर आती है। ठीक है, आगे देखिएगा जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। हम ये जान चुके हैं पूरी तरह से कि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन उन लोगों में हर 10 साल के अंदर कितने लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनगणना का जो आंकड़ा है वो 10 वर्ष के माध्यम से देखा जाता है। किसके माध्यम से देखा जाता है? हर 10 साल में देखा जाता है। तो मान लो कि कोई एक क्षेत्र है, उसमें मतलब 10 साल के अंदर कितने लोग बढ़ जाएंगे, वो जनसंख्या वृद्धि है। बस कितना सिंपल है। जनसंख्या घनत्व क्या है? एक प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब सिंपल भाषा में बताता हूं मैं आपको, 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है, तो जनसंख्या घनत्व है उस किलोमीटर के अंदर कितने लोग, या फिर उस पूरे एरिया या पूरे क्षेत्र के अंदर 10 साल के अंदर कितने लोग बढ़ गए। भले 1 साल में बढ़ गए, लेकिन हमारा आंकड़ा जनगणना का 10 साल का है, तो हम 10 वर्ष का नाम ले रहे हैं। 10 वर्ष में वहां कितने लोग बढ़ गए, वो जो आंकड़ा होगा उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। दो विभिन्न समय बिंदु के माध्यम से, अब इसको ध्यान से समझना, दो विभिन्न समय बिंदु के मध्य जनसंख्या के होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब इसमें मैं यह भी जोड़ सकता हूं कि एक स्थान पर एक समय के बाद दूसरे समय में जब जाके देखें तो उसी स्थान पर कितने लोग बढ़े, ये हम देखते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं अलग तरीके से इसी बात को, दो विभिन्न समय में बिंदु के मध्य जनसंख्या के होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो जैसे मान लो राजस्थान का जयपुर लिया, आज से 2001 में जनगणना वहाँ हुई, जब वहाँ कितने लोग थे और अब कितने बढ़ गए, तो लोगों की जो बढ़ोतरी हुई 10 साल में वही जनसंख्या वृद्धि, बस और कुछ भी नहीं है। आगे देखिएगा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को कैसे निकाला जाता है कि शुद्ध आंकलन निकल जाए। देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जैसे कि मुझे राजस्थान के जयपुर का निकालना है। कहाँ का निकाल रहा हूँ मैं? जयपुर। कहाँ का निकाल रहा हूँ मैं? जयपुर का। और इस जयपुर में, जयपुर जो है वो कहाँ का शहर है? वो पूरी तरह से राजस्थान का शहर है। कहाँ का शहर है? राजस्थान। राजस्थान का एक शहर है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं जयपुर। जिसको हम क्या कह रहे हैं? जयपुर कह रहे हैं। और जयपुर में जो है टोटल, ये जो जयपुर है, टोटल जो जयपुर है, इस टोटल जयपुर शहर के अंदर माना कि 2001 में, हम काल्पनिक आंकड़े ले रहे हैं, माना कि 2001 में यहाँ की जो जनसंख्या थी, क्या थी यहाँ की जनसंख्या? यहाँ की जो जनसंख्या है वो माना 1500 लोग है। कितने लोग हैं? 1500 लोग। ठीक है, यहाँ की जो जनसंख्या कितने लोग हैं? 1500 लोग हैं। लेकिन 2011 में हमने देखा, कब देखा? 2011 में हमने देखा कि ये जो जनसंख्या है ये बढ़कर क्या होकर, बढ़कर 2000 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 2000 लोग। अब इन 10 साल के अंदर या 500 लोगों की बढ़ोतरी हुई है। कितने लोगों की बढ़ोतरी हुई है? 500 लोग यहाँ बढ़े हैं। कितने लोग बढ़ गए? 500 लोग बढ़ गए। ये तो है जनसंख्या वृद्धि। ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि। लेकिन जब हम इसी आंकड़े को जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में पढ़ते हैं तो वास्तविक वृद्धि में क्या होगा? वास्तविक वृद्धि जब हम निकालते हैं तो इस जयपुर के अंदर कितने बच्चों का जन्म हुआ है इन 10 वर्ष में? 10 वर्ष में। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में जन्म कितना हुआ है? बच्चे कितने जन्म ले चुके हैं? दूसरा, उनमें से कितने बच्चों की जो है मृत्यु हो चुकी है? क्या हो चुकी है? मृत्यु। ठीक है, ये दोनों आंकड़े जब हम लेते हैं कि किसी क्षेत्र में कितने लोग जो है जन्म चुके हैं और कितने मर चुके हैं, तो हमारे सामने आंकड़ा आया कि 500 लोग जो बढ़े हैं टोटल, ऑल ओवर कितने लोग बढ़े थे? 500 लोग। जयपुर में 2001 के बाद 2011 में जब 10 साल देखा गया तो 500 लोग बढ़े। ये काल्पनिक आंकड़ा है। क्या है? काल्पनिक, समझने के लिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि नए जो जन्म हुए हैं वो 200 लोगों का, 200 बच्चों ने जन्म लिया है। कितने बच्चों ने जन्म लिया है? 200 बच्चों ने जन्म लिया है। लेकिन हम ये देखते हैं
कि इसमें से 200 बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है, इसमें से 300 जो लोग पहले रह रहे थे, 300 लोगों की मृत्यु होगी। 300 लोगों की क्या होगी? मृत्यु होगी। तो मैं सीधा लिख देता हूं 300 मृत्यु। ठीक है साहब, यहां तक हम समझ गए। तो इसका मतलब शुद्ध जो है वो लोग कितने बढ़े हैं? यहां पे शुद्ध रूप से जो लोग बढ़े कितने बढ़े? तो 200 जन्मे हैं, 300 चले गए, तो यहां माइनस में 100 ही बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 100 लोगों की जो माइनस में, यानी 100 लोग जो जनसंख्या थी उसमें कमी हुई है। मैंने ये भी काल्पनिक आंकड़ा लिया, वहां में 500 जो है जन्म दे देता और 100 लोगों की मृत्यु करता तो 400 लोग बढ़े हुए नजर आते। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, वास्तविक वृद्धि ये तो हमने फैक्ट निकाल दी कि भाई इतनी है, लेकिन इसको और ज्यादा वास्तु के रूप में निकाल ली जाए तो जन्म जितने लोगों का हुआ है वहां से मृत्यु माइनस कर दो, तो 100 लोग माइनस में आए, क्योंकि हमने आंकड़े ऐसे लिए। जैसे कि मान लो कि मैं जिस शहर में रहता हूं या फिर आप जिस गांव में रहते हैं, उस गांव की जनसंख्या 200 लोग है 2001 में, लेकिन 2011 में आप देखते हैं कि 200 के 400 हो गए। लेकिन इसकी वास्तविक वृद्धि आप जब निकालेंगे तब आप ये देखेंगे कि कितने बच्चों ने जन्म लिया है, वो तो प्लस होंगे, और कितने बूढ़े बुजुर्ग जो थे जिनकी मृत्यु हो गई वो माइनस हो जाएंगे। देखो यहां पे जन्म जो हुए हैं उनमें से जो मृत्यु हुई है वो माइनस हो जाती है, प्लस कर दिया जाता है इसमें आगे एक चीज को। यह आंकड़ा जो है इन दोनों का ये हमारे सामने आ गया। अप्रवास, इसको हम आप्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आप्रवास। आप्रवास मतलब आकर रहना, आप्रवास मतलब आकर रहना, और उत्प्रवास मतलब दूसरी जगह जाना। ठीक है, आने वाला आप्रवास है। अब हमने देखा कि आप्रवास की बात अगर करें जयपुर में, तो जन्म मृत्यु के हिसाब से तो 100 लोग माइनस में चले गए, तो इस हिसाब से तो यहाँ की जनसंख्या जो है 1500 के बजाय अगले 10 साल बाद 1400 होनी चाहिए, क्योंकि जितने लोग जन्मे हैं उससे ज्यादा तो मृत्यु हो गई, क्योंकि हमने आंकड़ा ही 300 लिया। यहां तक बात समझ में आ रही है? पक्का नहीं आ रही है तो थोड़ा ब्रेक लेके देख लेना वीडियो। मैं आपको यह बता रहा हूं कि किसी क्षेत्र में कितने लोगों का जन्म हुआ है 10 साल में और कितने लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु माइनस कर जाएंगे तो एग्जैक्ट आंकड़ा आ जाएगा। तो हम जयपुर को जब पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जयपुर में 1500 लोग हैं, लेकिन आंकड़ा अभी तक हम निकाल नहीं पाए। हम ये जान गए कि 500 लोग बढ़े और हमें सटीक तरीके से इसको समझना है, तो हम ये देखेंगे कि 10 साल के अंदर जन्मने वाले 200 लोग थे तो मरने वाले 300 थे, तो ये तो माइनस हुआ, तो फिर जनसंख्या बढ़ी कैसे? जयपुर में हर कोई जाना पसंद करता है, रोजगार मिलता है, वहां क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। और बाहर से आने वाले लोग जो है आप्रवास यानी यहां आ रहे हैं, वो जो है 600 लोग आए। कितने लोग आए? 600 लोग। और कितने लोग आए? 600 लोग जो बाहर से आए हैं जयपुर के अंदर, और जो बाहर गए हैं वो कोई भी नहीं गया, बाहर गए हैं वो कोई भी नहीं गया। तो मुझे बताओ ये माइनस वाले आंकड़े को और इसको हम देखें तो हमारा ये जनसंख्या का 500 का आंकड़ा बिल्कुल सटीक हो जाता है। ये मैंने एक काल्पनिक रणनीति ली। अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे गांव में 150 लोग रहते हैं, 150 लोग रहते हैं, और 10 साल बाद जब मैंने गिने तो 160 लोग थे। कितने थे? 160 लोग थे। तो मैंने जब देखा कि 10 साल के अंदर वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है, तो मैंने ये देखा कि 5 तो बाहर से टीचर आए थे, 5 तो बाहर से टीचर आए थे, और 5 बच्चों का जन्म हुआ, और 5 जो बुजुर्ग थे वो खत्म हो गए, तो ये 10 लोग बढ़े। आए मतलब आप्रवास हुआ, जन्म लिया मतलब वो 5 थे, और 5 चले गए मतलब 10 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें से 5 बुजुर्ग चले गए, तो बढ़ोतरी कितने की हुई? 5 की। फिर से समझो, 150 लोग मेरे गांव में, 160 हो गए 2011 में, 2001 में 150 व्यक्ति है, 2011 में 160 हो गए। कितने हो गए? 160 लोग। कितने बढ़े? 10 बढ़े। वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है? तो वास्तविक वृद्धि को अगर हम देखें तो 5 तो बाहर से टीचर आए तो 155 हो गए। अब 5 ऊपर वाले कहां से आ रहे हैं? 10 बच्चों का जन्म हुआ, 10 बच्चों का जन्म हुआ तो आगे जाना चाहिए आंकड़ा, लेकिन 5 बुजुर्ग चल बसे तो 5 ही लोग बढ़े। यहां पे 5 टीचर बढ़े और 5 बच्चे बढ़े, क्योंकि बच्चे हुए तो 10 है लेकिन 5 बुजुर्ग चले गए तो वहां से माइनस भी हुआ, इसको इधर डाला, तो ये जो आंकड़ा हमारे सामने निकल के आता है इसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। अभी भी कई बच्चे हैं जिनको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, तो वीडियो को बैक करके देखना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देता हूं। जैसे कि एक कस्बा है छोटा सा, या ढाणी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10। ठीक है, 2001 में 2021 जब आया
2011 आएगा पहले। 2011 जब आया तो वहां पे माना कि जो लोग थे उसमें कुछ लोग बड़े हैं। पहले 10 लोग थे और फिर 15 हो गए, अगर 20 थे तो 30 हो गए, 30 थे तो 40 हो गए। उसमें जो लोग बड़े हैं उनमें जन्म कितनों का हुआ, बाहर से कितने आए, वो दोनों जब जोड़ते हैं तो मरने वालों को घटा दो, वो प्लस हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये बता रहा है कि जितने लोगों का जन्म हुआ है उसमें से माइनस कर दो मरते वालों की, और फिर प्लस क्या करना है, जितने लोग बाहर से आए हैं उनमें से हमारे क्षेत्र से गए कितने उनको प्लस कर दो। दोनों को जब प्लस करते हैं तो कंफ्यूजन आपको यहाँ हो रहा होगा कि यहाँ आंकड़ा माइनस का हमने ले लिया, या अगर प्लस का ले लो तो और आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे इस बात को समझ चुके हैं और बहुत आसान चीज़ें ये कहलाती है जनसंख्या वृद्धि। इतना नहीं समझ में आता तो सिंपल तरीके से लोगों की संख्या जब बढ़ती है जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। बहुत आसान चीज़ है ये, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। वास्तविक वृद्धि ऐसे निकाली जाती है। अब आगे पीछे चली गई स्लाइड। अब बताओ जनसंख्या वृद्धि कैसे निकाली जाती है। किसी क्षेत्र में कितने लोग बड़े हैं, जनसंख्या वृद्धि है, उसमें से जन्म कितनों ने लिया उसमें से माइनस कर दो मृत्यु वाले। यहां तक समझ में आ गया। जन्म जितनों ने लिया है माइनस कर दो मरने वाले लोगों की संख्या, और इस आंकड़े को साइड में रख दो। फिर उठाओ वो आंकड़ा कि कितने लोग बाहर से आए और कितने यहां से बाहर चले गए, उसमें से जो माइनस बचा है उसको, और प्लस जो है जन्म मृत्यु प्लस आप्रवास और उत्प्रवास दोनों को प्लस कर दो, वो लोग उस क्षेत्र में बड़े हैं। बस सिंपल। जनसंख्या वृद्धि दर किसी विशेष क्षेत्र में, जनसंख्या वृद्धि दर क्या कहलाती है, दर होती है प्रतिशत। दर क्या होती है, प्रतिशत। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय अवधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। देखिए इसको समझिए। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की बात हम करें किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय में। विशेष क्षेत्र मैंने ले लिया, जैसे मैंने ले लिया पटना, ये मैंने एक विशेष क्षेत्र ले लिया पटना। इस पटना में 10 साल में कितने, विशेष क्षेत्र ले लिया पटना, समय अवधि कितनी, 10 वर्ष। समय अवधि क्या ले ली मैंने, 10 वर्ष। इस 10 वर्ष के अंदर इस पटना के अंदर कितने लोग बड़े हैं, उनको अगर प्रतिशत में माना कि पटना के अंदर 100 लोग थे, लेकिन 10 साल के अंदर देखा 150 हो गए, तो इस संख्या को जब हम प्रतिशत में दर्शाते हैं, किस में दर्शाते हैं, जब प्रतिशत में दर्शाते हैं तो इस आंकड़े को हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। और प्रतिशत लगते ही दर हो जाती है, तो यह हो जाता है जनसंख्या वृद्धि दर। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 11,320 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। कितने रहते हैं, 11,320 लोग दिल्ली में 1 किलोमीटर में रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 46 लोग हैं। कितने, 46 लोग। तो फिर बताओ जैसलमेर में सर 17, ठीक है, बड़ा खतरा है वहां के लोगों के लिए। अरुणाचल प्रदेश में 17, मोनाको 26,000 से ऊपर, ठीक है, 660, ठीक है, 26,660। मंगोलिया मात्र 2 व्यक्ति। वो तो बड़े लेवल की बात हो गई, विश्व लेवल की। यहां की अगर बात करें तो अपने दिल्ली में चले जाओ आप, कितने, 11,320 लोग 1 किलोमीटर में आपको मिलेंगे। जबकि आप अंडमान निकोबार द्वीप चले जाओ, उसका जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार में, जैसे एक द्वीप पड़ता है रिच्ची। कौन सा द्वीप पड़ता है, रिच्ची। एक द्वीप यहां और है जिसका नाम है रिच्ची के बाद, वो जो द्वीप है उसकी एक खासियत है कि वह मानव जो है वो निवास जब करने जाता है उससे पहले उसको उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग खुद को डालना पड़ता है, क्योंकि वह खाना वाना जो है उस हिसाब से मिला जाता है। तो लवरित करके उसका नाम है, या लिब्रित कहा जाता है, लिब्रित ये द्वीप है। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, ये क्या द्वीप बता रहे हो आप बीच में, तो मैं यहां समझाता हूं। ये भारत हमारा, ठीक है, यहां पड़ता है लक्षद्वीप। क्या पड़ता है, लक्षद्वीप, ठीक है, और यहां पड़ता है अंडमान, और यहां पड़ता है निकोबार। यहां क्या पड़ता है, निकोबार। ये दोनों अलग अलग क्षेत्र है, दोनों को ग्रेट निकोबार बोलते हैं हम। अब इस क्षेत्र में हम देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है इसके अंदर 36 द्वीप है। कितने द्वीप है, जिसमें से 11 द्वीप ऐसे हैं जिन पर मानव रह सकता है। कौन रह सकता है, मानव रह सकता है, जिसमें मिनिकॉय द्वीप हो गया सबसे अच्छा यहाँ का जो द्वीप है, लक्षद्वीप की तरह दिखाई देता है। यहाँ 572 के आसपास द्वीप है। कितने,
572 के आसपास द्वीप है जिसमें मानव कम रहा करता है। यही कारण है कि अंडमान निकोबार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 46 है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रह पाते। द्वीप तो यहाँ लगभग 572 है जिसमें मानव चाहे तो रह सकता है, लेकिन यहाँ की जलवायु जो है बंगाल की खाड़ी के, क्योंकि इधर अरब सागर आता है और इधर बंगाल की खाड़ी, इधर महोदधी जिसे हम कह सकते हैं, इधर रत्नाकर आता है, इसलिए यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही खराब है, इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है। अब दिल्ली में तो सुविधाएं नहीं पर रोजगार है, जनसंख्या ज्यादा है तो सुविधाएं कम होगी। वैसे आप कहेंगे सर सुविधाएं कम होगी तो लोग क्यों रह रहे हैं? चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी है लेकिन गंदगी की हालत खराब है वहां की। तो शहर में कुछ सुविधाएं बहुत अच्छी होती है और कुछ नहीं होती है, इसी कारण से लोग यहाँ 11,320 रह रहे। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर की 4 प्रवृत्तियां हम देखेंगे। कितनी प्रवृत्तियों को देखेंगे हम? 4 प्रवृत्तियां। 4 प्रवृत्तियों का मतलब है कि वो समय जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, वो समय जब जनसंख्या स्तर नजर आने लगी, वो समय जनसंख्या का जिसमें जनसंख्या धीमी होने लगी। यानी कि इन स्टेप को हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पहले उस समय को देखेंगे जब जनसंख्या स्तर सी नजर आने लगी, और वो समय था 1921 से पहले का। 1921 से पहले का जो समय था उसमें जनसंख्या स्तर सी नजर आने लगी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जनसंख्या रुक गई, और वो हमारा भ्रम था। वो हमारा क्या था? ये समय जो है 1901 से 1921 के बीच का है। इस समय का आप पक्का ध्यान रखें, क्योंकि मैं जैसे ही 4 अवस्थाएं आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन सी अवस्था में क्या था। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्तर अवस्था कहा जाता है। कि इस समय लगता था कि जैसे जनसंख्या रुक सी गई है, जैसे जनसंख्या रुक सी गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। मतलब गाड़ी को धक्का लगाओ तो भी ऐसे लग रहा है। कारण क्या हो सकता है? दवाई नहीं है, चिकित्सा नहीं है, लोगों के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऐसे अपना आप ही लगता था। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आया सावण और पूजा नवण वाला मामला नहीं करते थे। ये लोग जो है जनसंख्या बढ़ाने में कम नहीं थे, लेकिन जनसंख्या जो है जिसे मातृ मृत्यु दर कहते हैं हम, यानी कि जिस समय डिलीवरी होती थी माँ और बेटे दोनों की मृत्यु बहुत ज़्यादा लेवल पर हो जाया करती थी। अधिकतर डिलीवरी के समय महिलाओं की मौत हो जाया करती थी। तो यहाँ जनसंख्या ऐसा लगता था कि स्तर है। अवधि को भारत की जनसंख्या का स्तर अवस्था कहा जाता है। इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, मतलब कम थी। निम्न मतलब कम, अत्यंत निम्न मतलब बहुत कम। 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। ऋणात्मक वृद्धि दर का मतलब है माइनस में। किसमें? माइनस में। यहां 3 चीजें अब तक हमें मिली है, और उन तीनों चीजों की अगर हम बात करें तो तीनों ही चीजें अपने आप में एक लेवल रखती है। कि 1901 से कहां तक देख रहे हैं हम? 1901 से देख रहे हैं 1921 तक। और इसी के अंदर एक बार हमें यह बता दिया इसने कि 1911 का जो समय था वहां से लेके इस 1921 तक तो माइनस का मामला चल रहा था। किसका मामला चल रहा था? माइनस जनसंख्या नजर आ रही थी। यानी 1901 से 1921 के बीच 1911 का जब समय चल रहा था उस समय तो मामला पूरा ही माइनस का था। किसका था? पूरा ही ऋणात्मक था। और जनसंख्या ऐसा लगता था कि रुक सी गई है, जनसंख्या बिल्कुल रुक गई है। इसीलिए इस अवस्था को स्तर अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिर अवस्था या रुकने की अवस्था कहा जाता है। जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न रही। देखो यह बात समझ में आ रही है? इस बात को बहुत ज्यादा डिटेल से समझने की जरूरत है। दोनों ही ऊंचे थे। अब आधे बच्चे समझ नहीं पा रहे हो, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा उसको पिछला भी कम समझ में आया। मैं ये कह रहा हूं कि किसी क्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर ऊंची कैसे रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है। जैसे एक क्षेत्र के अंदर 1000 बच्चों का जन्म हुआ और पता चला कि 1000 बच्चे जैसे ही जन्मे तो जो युवा बुजुर्ग जो थे वो भी बीमारियों से ग्रस्त है और उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो वो मर गए, मृत्यु हो गई उनकी, तो मृत्यु दर भी बढ़ी। हालांकि मरे जो कम हुए, लेकिन मरने वालों की संख्या जो है वो तो बढ़ी है ना। जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ी और मरने वालों की संख्या बढ़ी। बात को समझने की जरूरत है मेरे प्यारे लाडले और लाडली। अगर किसी क्षेत्र में जन्म ज्यादा हो रहे हैं तो मर भी तो लोग रहे हैं, मर रहे हैं वो घट रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है वो तो हम जानेंगे ना कि मरने वालों की संख्या बढ़ी। एक साल में 10 लोग मर रहे हैं, दूसरे साल में 40 मर रहे,
तो मरने वाले तो मरे हैं, लेकिन मृत्यु जो हुई है वो तो हुई है, लेकिन संख्या का आंकड़ा तो बढ़ा है ना। यही बात ये समझाना चाह रहा है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे हो गए, दोनों ऊंचे हो गए, मतलब मर भी लोग रहे हैं और जन्म भी बच्चे रहे हैं। इसलिए जो जनसंख्या है वो इस तरह से नजर आती थी। कैसे नजर आती थी कि जैसे रुक गई है। प्रावस्था 2, निरंतर वृद्धि की अवस्था, इसमें लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी। कारण क्या हो गया, पकड़ते हैं उस कारण को। जनसंख्या वृद्धि दर, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हो गई। भाई किस में वृद्धि हो गई, निरंतर वृद्धि होने लग गई। 1901 से, कब की बात कर रहे थे, 1901 में हम देख रहे थे कि 1901 से 1921 तक अधिकतर जनसंख्या जो है हमें इस तरह ही नजर आ रही थी, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, बच्चे जन्म ले रहे थे तो बुजुर्ग मृत्यु हो रही थी। ठीक है, बात समझ में आ जाती है। लेकिन कुछ समय बाद ही हम देख रहे हैं 1921 से 1951 के बीच, 1921 से 1951 के बीच जनसंख्या जो है वो बिल्कुल एक ऐसी अवस्था में आ जाती है जिसमें लगता है कि निरंतर लोग बढ़ रहे हैं, निरंतर लोग बढ़ रहे हैं। तो इसके कहा गया निरंतर वृद्धि। इसे क्या कहा गया, निरंतर वृद्धि, क्योंकि इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर निरंतर बढ़ी गई और स्वास्थ्य सेवाओं के वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई। लोग मर ही नहीं रहते, क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल की सुविधा हो गई। मैं ये नहीं चाहता कि लोग मरे, मैं नहीं चाहता कि लोग मृत्यु की ओर जाए, लेकिन भूगोल का एक शिक्षक होने के नाते और अभ्यर्थी आपको होने के नाते हमें ये बोलना पड़ता है कि मृत्यु दर अगर नहीं होगी किसी क्षेत्र में और जन्म दर बढ़ती जाएगी, लोगों की मृत्यु नहीं होगी, तो जनसंख्या बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई, लोग डॉक्टरों के बारे में जानने लगे, समझने लग गए और ट्रीटमेंट तुरंत हो जाता था। जो मातृ मृत्यु डिलीवरी के समय होती थी वो होती नहीं थी, बच्चे स्वस्थ जन्म लेने लगे। तो स्वास्थ्य सेवाओं वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई, लोग मृत्यु हुई नहीं और बच्चे स्वस्थ जन्मे, तो जनसंख्या बढ़ेगी। इस अवधि को मृत्यु की प्रेरित वृद्धि कहा जाता है, यानी मृत्यु जो है वो हो नहीं रही थी, इससे मृत्यु प्रेरित हो गई और ये जो क्षेत्र है, ये जो समय है, मृत्यु प्रेरित समय कहलाया। ये थी हमारी दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था की हम बात करें तो तीव्र की ओर बढ़े। आप यहां ध्यान दीजिएगा इस बात का, 1901 से 1921 का हमारा जो समय है वो बिल्कुल क्या है, स्तर अवस्था वाला है। कैसा है स्तर, 1921 से लेकर 1951 तक अगर हम देखें तो ये हमारा जो समय है निरंतर वृद्धि किया जा रहा है, मतलब क्योंकि उस समय दवाई वगैरह आ गई। लेकिन यहां आप देखेंगे कि और ज्यादा तीव्र वृद्धि हो जाती है और भयंकर वाली वृद्धि यहां देखने को मिलती है 1981 तक, 51 से 81 तक। यहां पे आप क्या देख रहे थे, निरंतर वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहां आप देखेंगे कि विस्फोट हो गया जनसंख्या का। क्या हो गया, विस्फोट, मतलब इतनी बढ़ रही है क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं बहुत बढ़ गई। अब जरूरत क्या पड़ेगी, अगले ही परावस्था मतलब स्टेप 4 आप जब देखेंगे तब आप देखेंगे कि जनसंख्या कंट्रोल में आ रही है। धीरे धीरे सपेरे ने बीन बजा के सांप को कंट्रोल में कर लिया है। लोगों को समझाया गया, कान में जा जाके कहा गया, अरे भाई क्या कर रहा है, हर साल सावन आता है और तू नाउन पूछता है, कुछ तो कंट्रोल कर, शर्म कर। देश की जनसंख्या चीन को पछाड़ दे रही है, मतलब दे चुकी है। ठीक है, तो लोगों को समझाया गया, जागरूकता फैलाई गई, जन जागरूकता अभियान चलाए गए, सरकार की तरफ से प्रयास किए गए, टीवी के अंदर बड़े बड़े ऐड दिए गए, रेडियो में चिल्ला चिल्ला के कहा गया, अखबार में बड़े बड़े ऐड आने लगे, रोडवेजों के पीछे ट्रेनों के डिब्बों पे लिखा जाने लगा, जनसंख्या कंट्रोल, भाई जनसंख्या कंट्रोल। लेकिन आप इस अवस्था की अगर बात करें, ये तो 81 के बाद की जो अवस्था होगी उसमें आएगा कंट्रोल, लेकिन यहां अगर हम बात करें तो यहां तो तीव्र वृद्धि हो रही है। और इसको देखो कहीं ना कहीं लिखा है जनसंख्या का विस्फोट हो गया, ये तो भयंकर वाला। सब लोग घबरा गए, डर गए, यार ये क्या हो गया देश के अंदर। कब से कब तक, 51 से 81 के बीच। इस अवधि में भारत जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या विस्फोट का समय है। अगर सवाल आपसे पूछ ले कहां से कहां का समय जनसंख्या विस्फोट का समय, तो 1951 से 1981 का समय किसका है, जनसंख्या विस्फोट का है। विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर, क्या बात है, सारी सुख सुविधाएं, ऐसी में रहो, मौज करो, मस्ती से खाओ पियो, जिम जाओ, है ना। बुखार भी आ जाए तो डॉक्टर को बुला लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भूखमरी से तुम्हें नहीं मरने दिया जाएगा, रोजगार तुम्हें अवेलेबल करा दिया जाएगा। भारत के अंदर सारी सुख सुविधाएं इस क्षेत्र में आने लग गई, इस समय में आने लग गई, तो मृत्यु दर का जो है आंकड़ा घट गया।
जनसंख्या जो जन्म दर वो ऊंची होने लग गई और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई। विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र हार्स और जन्म दर में उच्च वृद्धि देखी गई। जन्म दर बढ़ गई और मृत्यु दर घट गई, मतलब जनसंख्या बढ़ गई। बात को फिर समझो, जन्मने वाले बढ़े और मृत्यु वाले घटे तो जनसंख्या बढ़ी, जन्मने वाले भी बढ़े और मृत्यु वाले भी बढ़े तो जनसंख्या स्तर सी नजर आती है। लेकिन जन्मने वाले घट गए और मरने वाले बढ़ गए तो जनसंख्या कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है ना। तो क्या बुड्ढों को गोली मार दिया जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। वन चाइल्ड पॉलिसी को भारत में लाया जाए, ठीक है। तो ये चीज हम प्रावस्था 3 में देख रहे हैं। प्रावस्था 4 क्या कहती है? घटती अवधि आ गई। कैसी आ गई? घटती अवधि। देखिए अब मेरी बात को समझिए। 1 से 1921 से 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1981 से आज तक, ये 4 अवस्थाएं हैं। ये चारों क्या है? अवस्थाएं हैं। अवस्था यानी चरण। और यहां ढेर सारी चीजें हमने देखी। यहां पे अगर हम बात करें इस स्थान पे, तो यहां पे जो जनसंख्या का आंकड़ा हम देख रहे हैं इस स्थान पर, वो हमने देखा, यहां हमने देखा, यहां हमने देखा और यहां हमने देखा। लेकिन यहाँ एक मेन बात जो हमें देखने को मिली, वो विशिष्ट बात ये थी कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जनसंख्या जो है हमें थोड़ी स्तर सी नजर आने लगी, कि ऐसा लग रहा था कि स्तर है। कैसी है जनसंख्या? स्तर है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि निरंतर बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? निरंतर बढ़ रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विस्फोट हो गया और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घटती हुई दिखाई दे रही है। कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे यहाँ के कारण की बात करें, यहाँ के कारण की बात करें और यहाँ के कारण की बात करें तो हम समझेंगे कि किसी स्थान पर ज्यादा अगर लेवल से समझाया जाता है लोगों को तो जनसंख्या घटने लग जाती है और ये अवधि इसी चीज को दिखा रही है। देखिए समझिए इस बात को। 1981 से वर्तमान तक वैसे तो देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची बनी रही, वैसे तो देश की जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि दर जो है ऊंची बनी रही, परंतु इसमें धीरे धीरे, बिल्कुल कैसे, होले होले से मेरी जिंदगी में आना, जनसंख्या धीरे धीरे मंद गति होने लगी, घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है और धीरे धीरे जनसंख्या घटने लगी। आप आज देख रहे होंगे सर बार बार ऐसे किए जा रहे हो, ये क्या है? स्टूडियो के बाहर मुझे एक मच्छर खा गया। पहले मैंने सोचा पकड़ के मार दिया जाए, फिर मैंने सोचा यार अपना ही खून है ना, क्योंकि मेरा ही खून पी के गया था ना वो, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, है ना। बताओ गलत किया या सही किया? ठीक है। विवाह की औसत आयु में वृद्धि, स्त्रियों की शिक्षा में देखो ये यहाँ पकड़ लिया ना चीज को हमने, भाई जनसंख्या क्यों घटी? शादी मत करो, फिर कैसे बढ़ेगी, है ना। जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, शादी करो ही मत। लेकिन ऐसा नहीं किया, विवाह की जो आयु है उसको बढ़ा दिया। अब आप सोचो 18 साल का बच्चा वोट दे सकता है, मतदान करने का अधिकार है, लेकिन 18 साल के लड़के को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है, शादी करने का अधिकार नहीं। 18 साल का बच्चा देश चला सकता है लेकिन घर नहीं चला सकता। समझे मेरी बात को? 18 साल का बच्चा मतदान कर सकता है, वोट कर सकता है, देश को चला सकता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता, मतलब घर नहीं चला सकता। उसके लिए उसको 21 साल का होना पड़ेगा। इसलिए जो है घर चलाने के लिए 21 साल और देश को चलाने के लिए मात्र 18 साल। अब तो इस एज को और बढ़ा दिया गया, तो आप देखिए अब क्या हालत है, ठीक है ना। स्त्रियों की शिक्षा में सुधार व जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रियों की जो शिक्षा है उसमें सुधार किया जाए, जनसंख्या में नियंत्रण किया जाए। ऐसे कारगर उपाय जो है, ऐसी नीतियां जो है वो अन्य इस वृद्धि को घटाने में मदद की, यानी कि ऐसी नीतियां सरकार लाने लगी जिसका फायदा सबको हुआ और धीरे धीरे सारी चीजें डेवलप होने लगी। जब चीजें डेवलप होने लग गई, जब सारी चीजें समझ में आने लग गई, तब ये भी समझ गए कि वास्तव में जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना चाहिए। जन जागरूकता को फैलाया गया। किसको फैलाया गया? जन जागरूकता को। यह सेकंड लेक्चर था। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि की बातें इसमें हमने की है और अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।